नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पदार्थ की एक अवस्था कोलाइडल स्टेट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये सामान्यतः अपन ने पढ़ी ही है और अपन इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक और अवस्था की जानकारी हुई जिसे कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल अवस्था कहा गया। एक साइंटिस्ट थे, थॉमस ग्रैहम। उन्होंने देखा कि कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जिनका यदि विलयन बनाया जाए तो ये मेम्ब्रेन में से आसानी से पास हो जाते हैं, यानी इनमें डिफ्यूजन हो जाता है। जबकि इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे पाए गए जिसमें उनका डिफ्यूजन नहीं हुआ या वो उस झिल्ली के आर पार नहीं जा पाए, विसरण नहीं हुआ। और कुछ ऐसे पाए गए जिनमें विसरण बहुत धीमी गति से हुआ। तो ऐसी अवस्था में उनके विसरण के आधार पर या डिफ्यूजन के आधार पर उस टाइम ग्रैहम ने दो वर्ग बनाए, एक क्रिस्टलॉइड्स और एक कोलाइड्स। क्रिस्टलाभ और कोलाइड्स का ये दो वर्गीकरण उस टाइम ग्रैहम ने किए। क्रिस्टलॉइड्स किनको कहा? उन पदार्थों को जिनका विलयन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वेजिटेबल या एनिमल की झिल्ली होती है, जानता हुआ झिल्ली जिसको बोलते हैं, उसमें से वो आसानी से यदि पार हो जाते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे शुगर का सोल्यूशन है, यूरिया है, सोडियम क्लोराइड है, या कोई बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। तो ऐसे सोल्यूशन जो कि उन झिल्ली के आर पार आसानी से हो गए, उसको तो क्रिस्टलॉइड कहा। और दूसरी तरफ कोलाइड्स हुए, वो विलयन जिनका विसरण धीरे धीरे हुआ। यानी यहां पर जो विसरित नहीं हुए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक तो जो पूर्ण रूप से विसरित हो गए उनको क्रिस्टलॉइड्स, और जिनमें इनकी विसरण की या डिफ्यूजन की गति बहुत धीमी थी या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आसानी से नहीं गुजर पा रहे थे, उनको उन्होंने कोलाइड्स कहा। जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, गोंद है, इस तरीके से। तो कई वैज्ञानिकों द्वारा कोलाइड के सॉल्यूशंस पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर बाद में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि सिर्फ दो तरीके का ही वर्गीकरण क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स का करना ये उचित नहीं है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में यदि कोई एक पदार्थ कोलाइड का सॉल्यूशन बनाता है या कोलाइड्स बनाता है, तो दूसरी परिस्थिति में वही पदार्थ क्रिस्टलॉइड भी बना सकता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे मिले जिनकी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके के विलयन बनाने की क्षमता थी। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्हीं के आधार पर वर्गीकरण उचित नहीं रहेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक, हम सब जानते हैं कि ये पानी में आसानी से घुल जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जल में तो एक तरीके से क्रिस्टलॉइड है, लेकिन एल्कोहल में या बेंजीन में इसका हम यदि सॉल्यूशन बनाएं तो वो कोलाइड बन जाता है। यानी अगर माध्यम चेंज कर दें तो उस सोडियम क्लोराइड का व्यवहार भी बदल जाता है। इसी प्रकार सल्फर है। सल्फर भी
यदि हम अल्कोहल में उसका सोल्यूशन बनाते हैं तब तो क्रिस्टलॉइड बनता है, लेकिन यदि हम उसको जल में घोलते हैं तो उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है और वो कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। इसी तरीके से साबुन है, सोप, इसका हम कंसंट्रेट सोल्यूशन बनाते हैं तो आप देखते हैं कपड़े धोते हैं तो यदि ज्यादा मात्रा में साबुन हमने जल में घोला है तो वो एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है, क्लियर सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन यदि हम उसको अल्कोहल में घोलें तो वो क्लियर सोल्यूशन बना देता है या क्रिस्टलाइट बना देता है। तो एक ही पदार्थ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता हुआ पाया गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि सिर्फ दो तरीके से ही वर्गीकरण करना उचित नहीं रहेगा। और फिर उस टाइम उन्होंने कहा कि ये जो दो बातें हैं, क्रिस्टलॉइड या वर्गीकरण किया क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स का, ये एक तरीके से दो अवस्थाएं हैं एक ही पदार्थ की। तो इसलिए उन्होंने इसको नाम थोड़ा सा परिवर्तित करके अब आजकल कोलाइडल स्टेट का नाम अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो आजकल एक चौथी अवस्था के रूप में इस कोलाइडल स्टेट को माना जाता है। यानी एक तरीके से पदार्थ की चार अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस और एक अन्य चौथी कोलाइडल स्टेट। तो ये चौथी स्टेट इसको माना गया, प्रावस्था ना मान के इसको अवस्था माना गया। और फिर इसके बाद पार्टिकल्स के साइज के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। सामान्यतः हम जानते हैं कि कोई भी विलयन बनाते हैं तो उसमें दो चीजें हम लेते हैं, एक तो विलेय और एक विलायक। जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कह देते हैं। और इस विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बन जाता है। तो ये विलयन अलग अलग वर्ग इसका बना सकते हैं, यानी वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन, वो विलयन जिसमें कि पदार्थ के कण का आकार बहुत सूक्ष्म है और वो माध्यम में यानी विलायक में या माध्यम में आसानी से खुल जाता है और एक क्लियर सॉल्यूशन या होमोजेनियस सॉल्यूशन देता है, जिससे क्रिस्टलाब या क्रिस्टलॉइड कहा गया। तो ऐसी अवस्था में जो विलायक के कण हैं उनके बीच के मध्य के स्थान पर विलेय के कण समा जाते हैं और एक क्लियर सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। तो उसको तो हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन। एक कैटेगरी हो सकती है भारी निलंबन या सस्पेंशन, जिसमें कणों का आकार अधिक है, ग्रेटर देन 200 एंगस्ट्रॉम है। और ऐसी अवस्था में वो कण सॉल्यूशन में या उस सिस्टम में, सॉल्यूशन तो हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम में नीचे अवक्षेपित होकर बैठे रहते हैं, यानी वो उसमें घुलते नहीं है। कई बार एक्सपेरिमेंट पे आप करेंगे तो किसी ट्रू सॉल्यूशन में से हम अवक्षेपन के रूप में या प्रेसिपिटेशन के रूप में किसी पदार्थ को अलग करेंगे, तो वो जो हमारी प्रेसिपिटेशन की टेक्निक है उसमें हम कणों का साइज, एक तो पदार्थ का कॉम्बिनेशन बदल देते हैं यानी उनके आयंस बदल देते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, क्लियर सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का जल में, लेकिन इसमें यदि हम बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिला दें, बेरियम क्लोराइड भी क्लियर सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, लेकिन यदि हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो एक तरफ सिल्वर आयन और एक तरफ क्लोराइड आयन, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर और बेरियम क्लोराइड में से क्लोराइड, ये आयन आपस में मिलकर सिल्वर क्लोराइड का आयन बना देते हैं।
या कॉम्बिनेशन बना देते हैं, और सिल्वर क्लोराइड का आकार अधिक होने के कारण वो अवक्षेपित हो जाता है। और तीसरी अवस्था है वो हमारी कोलाइड की है, जो कि ट्रू सोल्यूशन और ये जो हमारा सस्पेंशन है इन दोनों के बीच की अवस्था है। तो इसमें कणों का आकार इनके मध्य का है और ये आसानी से विस्तृत नहीं होते और नीचे भी नहीं बैठते। ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा और सॉल्यूशन भी क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए इसमें कणों का आकार सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के कणों के आकार के मध्य होता है और पारगम्य झिल्ली से भी ये आसानी से नहीं गुजरते और विषमांगी होते हैं या हिट्रोजीनियस अवस्था में होते हैं। और जैसे अभी डिस्कस किया कि अलग अलग परिस्थितियों में हम किसी एक ही पदार्थ के क्लियर सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो कोलाइडल सिस्टम में मुख्य रूप से तो दो घटक हैं, यहाँ तीन है, तीसरी की भी अभी बात करेंगे। मुख्य रूप से तो दो घटक हैं, एक परिक्षिप्त अवस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज या विसरित अवस्था कह सकते हैं। ये डिसकंटिन्यूस होता है, यानी ये एक तरीके से जैसे हम सॉल्यूशन में विलेय और विलायक मान के चलते हैं, तो ये एक तरीके से विलेय मान के चलिए। तो ये परिक्षिप्त अवस्था शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। तो इसमें ये जो हमारे कण होते हैं इन्हें हम कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल कण कहते हैं और वो विलायक जो कि माध्यम है उसमें विसरित रहते हैं। तो यहां पर हम विलेय को परिक्षिप्त अवस्था शब्द देंगे और विलायक के रूप में जो पदार्थ यूज किया जाता है उसको हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे या वितरण माध्यम कहेंगे, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था उपस्थित है। ठीक है, ये हमारे डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो एक तो मीडियम हो गया और एक फेज हो गया। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। यानी सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में जहां पर हम विलेय और विलायक शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन में हम परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो परिक्षिप्त अवस्था माध्यम में उपस्थित रहती है विलेय के रूप में, तो इसके कण कंटिन्यूस होते हैं और ये आपस में जुड़े भी रहते हैं। तो मुख्य रूप से तो दो इसके घटक या कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं किसी कोलाइडल सिस्टम के, लेकिन एक तीसरा और होता है जिसे हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट या स्थायी कारक। किसी कोलाइडल सिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए, उसमें स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ अन्य यौगिक उसमें मिलाए जाते हैं। उनका कार्य है कि जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग रखे, उनको मिलकर एक बड़ा पार्टिकल ना बनने दे, क्योंकि यदि साइज बड़ा हो जाएगा तो वो प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। तो वो कई बार हम एक स्थायी कोलाइडल सिस्टम बनाने के लिए हम एक तीसरा कंपोनेंट स्टेबलाइजिंग एजेंट का उसमें और ऐड करते हैं। तो मुख्य रूप से तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें हैं, परिचित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, और तीसरा उसमें स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए एक स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो यदि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम परिभाषित करना चाहें तो उसको एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं कि कोलाइडल विलयन वह विलयन है जिसमें पदार्थ के छोटे कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में किसी दूसरे पदार्थ जो कि परिक्षेपण माध्यम है उसमें उपस्थित रहते हैं। तो इस तरीके से हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन को एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं।